हेलो स्टूडेंट्स, आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 22। ये सोशल साइंस सब्जेक्ट की है और क्लास 9 के लिए है। इस सोशल साइंस सब्जेक्ट मतलब सामाजिक विज्ञान में ये इतिहास की वर्कशीट है और इसमें पाठ 2 यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति के बारे में जानना है। तो इन्हीं टाइटल के साथ अब हम इस वर्कशीट की शुरुआत करते हैं। और अगर ये वर्कशीट आपको अच्छी लगे तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें हमें जानना है समाजवाद के बारे में। समाजवाद का मतलब होता है सोशलिज्म, और इसका अगर छोटा सा अर्थ हम समझें तो समाजवाद का मतलब समाज में सभी व्यक्ति को एक समान अधिकार देने का और धन संपत्ति स्वामित्व इस सब के आधार पर बराबर बराबर हक देने का जो विचारधारा होता है, उस विचारधारा को समाजवाद कहते हैं। समाजवादी विचारधारा के अनुसार इस देश में जितने भी पूंजी है उन सभी पूंजियों का बंटवारा बराबर बराबर हिस्सों में लगभग समाज के सभी वर्गों के हाथ में आनी चाहिए। ये सिर्फ कुछ ही वर्गों पूंजीपतियों के हाथ में ही नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ये समाजवाद का अर्थ होता है। आइए इसके हिसाब से हम देखते हैं कि समाजवाद का अर्थ क्या होता है। यहाँ लिखा हुआ है समाजवाद का अर्थ मतलब सोशलिज्म का अर्थ, इसका मायने। इस शब्द का प्रयोग अलग अलग समय, स्थान और लोगों द्वारा अलग अलग उद्देश्य और संदर्भ में किया जाता रहा है। इसका मतलब है कि समाजवाद का प्रयोग सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से किया है। जिन लोगों ने इसे जो समझा है, जैसा समझा है, जिस क्षेत्र में उसी टाइप से इसका प्रयोग किया है। हालांकि समाजवाद आर्थिक और सामाजिक विषयों पर विचार करते हुए धन संपत्ति के स्वामित्व, मतलब कि समाजवाद किस चीज़ पर विचार करता है? आर्थिक विषय पर विचार करता है और सामाजिक विषय पर विचार करता है। मतलब जितने भी हमारे समाज में घटनाएं घटती हैं उन सभी विषयों पर समाजवाद विचार करता है। और धन संपत्ति के स्वामित्व मतलब समाज में जितनी भी धन संपत्ति है, देश में जितनी भी संपत्तियां हैं, और उनके वितरण को समझाता है। मतलब कि इसका वितरण कैसा होना चाहिए और धन संपत्तियों पर अधिकार किसका होना चाहिए, इस बात का वर्णन समाजवाद में होता है। आइए देखते हैं समाजवाद की प्रमुख विशेषताएं। समाजवाद की विशेषताएं क्या है? तो यहाँ सबसे पहले कहता है कि समाजवाद निजी संपत्ति पर आधारित अधिकारों का विरोध करता है। मतलब समाजवाद इस बात का विरोध करता है कि कोई व्यक्ति अपनी निजी संपत्ति बनाते बनाते बहुत बड़ा पूंजीपति हो जाए और इस समाज का बहुत बड़ा पूंजी उसके हाथ में चला जाए, जिससे कि समाज के अन्य लोग वंचित हो जाएं। तो समाजवाद इस चीज़ का विरोध करता है, पूंजीपति वर्ग का विरोध करता है, पूंजीपतियों का विरोध करता है, पूंजियों का वितरण समाज में समान रूप से करने की बातों पर यह जोर देता है। तो ये समाजवाद का पहला विशेषता हो गया। और इसका दूसरा विशेषता है, इसके अनुसार उत्पादन और वितरण समाज या राज्य सरकार के हाथ में होना चाहिए। मतलब उत्पादन पर सारा अधिकार पूंजीपति वर्ग का नहीं होना चाहिए, किसी मिल मालिक का नहीं होना चाहिए, किसी औद्योगिक घराने का नहीं होना चाहिए, किसी बड़े आदमी का, सिर्फ टाटा अंबानी और जैसे लोगों का ही नहीं होना चाहिए। उत्पादन पर अधिकार जो है वो राज्य सरकार का होना चाहिए और उससे जो लाभांश मिलता है उस लाभांश का बंटवारा सारे मजदूर वर्गों और समाज के सभी व्यक्तियों के बीच होना चाहिए जो कि उसके हकदार हैं। अमूमन ऐसा होता है कि बड़े बड़े लोग अपनी फैक्ट्रियां तो लगा देते हैं, लेकिन और उनमें बहुत सारे मजदूरों से वो कार्य करवाते हैं और उन मजदूरों की मेहनत के फलस्वरूप जो उत्पादन होता है उस उत्पादन के लाभांश का बहुत बड़ा हिस्सा वो स्वयं ले लेते हैं और बदले में मजदूरों को थोड़ी सी मजदूरी मात्र दे करके खदेड़ देते हैं। तो इस तरह से ये समाजवाद कहता है कि नहीं चलेगा। ये समाजवाद के अनुसार उत्पादन और वितरण, जो उसका वितरण है, सामानों का जो वितरण है, उस पर अधिकार राज्य का होना चाहिए, ठीक ना, किसी व्यक्ति विशेष या किसी पूंजीपति वर्ग का, किसी सामंतवादी शासन व्यवस्था का नहीं होना चाहिए। तो ये समाजवाद की दूसरी विशेषता हो गई। और समाजवाद की तीसरी विशेषता है कि समाजवाद में राज्य और नागरिकों के कर्तव्य
और अधिकारों के वितरण पर भी विचार किया गया है। मतलब राज्य का कर्तव्य क्या है और नागरिकों का राज्य के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए और नागरिकों का अधिकार भी क्या होना चाहिए, इस पर भी विचार किया गया है। यही कारण है कि हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें समाजवादी शब्द को जोड़ा गया है कि भारत जो है एक समाजवादी देश है। और देखिए हमारे देश के संविधान में भी आपने देखा होगा कि नागरिक के मौलिक अधिकार और नागरिकों के मौलिक कर्तव्य की चर्चा भी की गई है। वहीं पर राज्य का क्या कर्तव्य होगा, इसकी चर्चा हमारे संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से भी किया गया है। तो इन तीनों बातों का समावेश हमारे संविधान में है, इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। तो ये समाजवाद की तीसरी प्रमुख विशेषता हो गई कि समाजवाद में राज्य और नागरिकों के कर्तव्य और अधिकारों के वितरण पर भी विचार किया गया है। नेक्स्ट, समाजवाद की चौथी विशेषता है, यह है पूंजीवाद और मुक्त व्यापार के खिलाफ। मतलब कि पूंजीवादी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, पूंजी किसी सीमित व्यक्ति के हाथों में नहीं आनी चाहिए। जैसा कि भारत में कहा जाता है ना कि यहाँ के कि बहुत सारी पूंजी भारत के मात्र 2% लोगों के हाथों में है। तो इस तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए और मुक्त व्यापार के खिलाफ है। मुक्त व्यापार नहीं होना चाहिए कि कोई भी आए और यहाँ से व्यापार करके चला जाए। उन सब पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए और उसका सारा लाभांश उन सभी व्यक्तियों को मिलना चाहिए जो कि वास्तव में उसके हकदार हैं और समाज के अंतिम पायदान तक के बस्तियों तक भी वो लाभांश पहुंचे, इस बात की व्यवस्था ये समाजवाद करता है। तो समाजवाद शब्द का जो अर्थ है वो काफ़ी व्यापक है, पूरे समाज को लेकर के यह चलता है, इसी अर्थ में हमें इसे समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है यूरोप में समाजवाद आने की परिस्थितियाँ। समाजवाद यूरोप में कैसे आई और कैसे फैली, इस बात में क्या क्या परिस्थितियां हुई, उसके कारण क्या हुए। मतलब इसको सिंपली ये समझिए कि यूरोप में समाजवाद फैलने के कारण क्या हुए। तो यहाँ सबसे पहला कारण है कि फ्रांसीसी क्रांति से समानता, बंधुत्व मतलब भाईचारा, न्याय जैसे विचारों का पूरे यूरोप में फैलना। जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो उस क्रांति के फलस्वरूप 3 शब्द निकले, समानता, बंधुत्व और न्याय। मतलब कि इस समाज में सभी न्याय समान हैं, सभी भाई भाई हैं और सबको समान न्याय मिलना चाहिए। यह विचार जब पूरे यूरोप में फैला तो सारे यूरोप के लोगों को लगा कि यह विचार वास्तव में अच्छा है और समाज के सभी व्यक्तियों के बीच समानता होनी चाहिए, बंधुत्व की भावना होनी चाहिए और सबको समान न्याय मिलना चाहिए। तो ये समाजवाद का एक बीज बना जो कि आगे चल के बहुत बड़े वृक्ष का रूप लिया। नेक्स्ट है सामंतवाद का कमजोर होना और नए राष्ट्रों के उदय की भावना। यूरोप में सामंतवादी शासन व्यवस्था धीरे धीरे लुप्त होने लगी। औद्योगिक के जो विकास हुआ और नए नए उद्योगों की स्थापना होने लगी तो उसमें से नए नए पूंजीपति वर्गों का उदय हुआ और मजदूर वर्ग भी जो हैं वो थोड़ा विकसित हुए। तो और नए नए राष्ट्रों के उदय भी हुए। तो इन जब नए राष्ट्रों के उदय हुए तो इसकी जो भावना है कि नई राष्ट्र बनाया जाए, फिर से जो पुरानी शासन व्यवस्था है उसको पलटा जाए, नई शासन व्यवस्था को अपनाई जाए, तो इन सभी बातों से भी यूरोप में समाजवाद को बढ़ने में, फलने फूलने में मदद मिली। नेक्स्ट है औद्योगिक क्रांति के कारण मजदूरों की संख्या और अवस्था में भारी बदलाव के साथ पूंजीपतियों के साथ वर्ग संघर्ष बढ़ना। हुआ क्या कि जब औद्योगिक क्रांति हुई और नए नए उद्योग धंधे लगे, नई नई मशीनें आई, तो इन मशीनों के आने से मजदूरों की छटनी होने लगी। उद्योगपति जो है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लाभ कमाने लगे और उन लाभ के आधार पर ये मजदूरों को छांटने लगे, उनको कोई व्यवस्था नहीं देते थे, जिससे कि मजदूरों और पूंजीपतियों के साथ वर्ग संघर्ष बढ़ा और ये लोग समाजवादी शासन व्यवस्था की मांग यूरोप के अंदर करने लगे। नेक्स्ट है विज्ञान की नवीन खोजों और यातायात के साधनों में विकास के साथ व्यापार और मध्यम वर्ग का तेजी से उदय होना। हुआ क्या कि जब विज्ञान के नए नए खोज हुए उस समय में, उसी समय सारे खोज हो रहे थे और बहुत से खोज भी हुए, तो उन खोजों के होने से यातायात के साधनों में विकास हुआ, रेलवे का विकास हुआ, बसें आई, ट्रकों का विकास हुआ, सामान इधर से उधर ले जाने का, ट्रांसपोर्ट का विकास हुआ, जिससे क्या हुआ कि मध्यम वर्ग का तेजी से उदय हुआ। रेलवे के विकास होने से और ट्रांसपोर्ट के विकास होने से छोटे
छोटे छोटे लोगों का भी विकास हुआ और ये लोग उदय हुए, और जब उदित हुए तो पूंजीपति वर्गों के साथ ये अपना समानता के रूप को देखने लगे, और इन लोगों ने मांग किया कि हमारे देश में भी, हमारे क्षेत्र में भी समाजवादी शासन व्यवस्था लागू होनी चाहिए और समाजवाद की स्थापना हमारे यहाँ भी होनी चाहिए। तो ये यूरोप में समाजवाद शासन व्यवस्था आने का एक प्रमुख कारण बना। और नेक्स्ट, जो उस समय के कुछ विद्वान थे और उन विद्वानों ने जो अपनी समाजवादी भावना का प्रचार प्रसार किया, इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव यूरोप के समाजवादी शासन व्यवस्था, यूरोप में समाजवादी शासन व्यवस्था लाने पर पड़ा। जैसे कि कार्ल मार्क्स की विचार, फ्रेडरिक एंजेल का विचार और हीगल जैसे समाजशास्त्रियों का प्रभाव बहुत बड़े पैमाने पर यूरोप में पड़ा और बहुत बड़ी क्रांति हुई और यूरोप में समाजवादी शासन व्यवस्था अपनाई जाने लगी। नेक्स्ट है यूरोप में बदलते हालात। यूरोप में उस समय हालात भी बदल रहे थे, हो रहा था कि पुरातनवादी मतलब कंजर्वेटिव, और कंजर्वेटिव जो थे ये रूढ़िवादी थे, ये भी कुछ परिवर्तन चाहते थे, और ये लोग परिवर्तन उस तरह से चाहते, पूरा परिवर्तन नहीं चाहते थे। ये लोग चाहते थे कि जो पुराने शासन तंत्र या राजतंत्र हैं और सामंतवादी राजनीतिक व्यवस्था के ये समर्थक थे, कहते थे कुछ परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन जो पुरानी व्यवस्था है, पुरानी परंपराएं हैं, वो परंपराएं भी स्थापित रहनी चाहिए। पुरानी सारी परंपराओं को ख़त्म करके ये परिवर्तन नहीं चाहते थे, पुरानी परंपराओं को चाहते थे, रूढ़िवादियों को चाहते थे, इसलिए ये लोग कंजर्वेटिव कहलाए, और इस तरह की विचारधारा भी यूरोप में चल रही थी। दूसरी विचारधारा थी और ये थे रेडिकल। रेडिकल थे आमूलचूल परिवर्तनवादी। इनका मानना था कि आबादी में बहुमत के आधार पर शासन व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब जिसका बहुमत होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, तो इस डेमोक्रेसी के आधार पर शासन व्यवस्था होनी चाहिए और सभी प्रकार के विशेषाधिकारों का अंत होना चाहिए। जो कि कुछ लोगों को, पूंजीपतियों को, सामंतवादियों को जो कुछ विशेषाधिकार मिले हुए थे समाज में और शासन व्यवस्था में, इस तरह के विशेषाधिकारों का अंत करके सारे लोगों को, समाज के सारे लोगों के बीच समानता की भावना को भरिए और किसी को भी कोई विशेषाधिकार नहीं दीजिए। संपत्ति केवल कुछ लोगों के पास ही हो, इसका ये विरोध करते थे। मतलब ये पूंजीपति शासन व्यवस्था का विरोध करते थे रेडिकल लोग। और नेक्स्ट थे उदारवादी लिबरल। ये वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। मतलब पहले जो वंशावली शासन व्यवस्था चलती थी, राजतंत्र शासन व्यवस्था, कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ठीक ना, और वो जब शासन करता था तो उसकी शासन व्यवस्था किसी भी संविधान पर आधारित नहीं होती थी। वो अपने मन से बिल्कुल स्वच्छंद रूप से शासन करता था और अनियंत्रित सत्ता वो चलाता था। उसके मन में जो आता था वही फैसला लेता था और जिस तरह का कानून चाहता था उसी तरह के कानून को अपने नागरिकों के ऊपर थोप देता था। तो उदारवादी शासन व्यवस्था चाहने वाले लोग इस तरह के शासन व्यवस्था से के विरोध में थे और न्यायपालिका द्वारा स्थापित कानूनों से शासन व्यवस्था चाहते थे। ये चाहते थे कि वहाँ ऐसी न्यायपालिका की स्थापना हो जिसके न्यायाधीश प्रशिक्षित हों और न्याय को जानते हों, और वो समानता बंधुत्व, जो कि फ्रांस में था, समानता बंधुत्व और न्याय जैसे व्यवस्था को स्थापित करें। उस तरह की न्यायपालिका की जरूरत यूरोप में थी। और शासन धर्म के आधार पर न होकर के संविधान द्वारा नियंत्रित करने के समर्थक थे। इन्होंने ये भी मांग किया कि जो यूरोप की शासन व्यवस्था है वो किसी धर्म के आधार पर न हो, ये इसका शासन व्यवस्था चलाने का एक निश्चित संविधान होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए और उस कानून के द्वारा ही शासन स्थापित होना चाहिए, न कि किसी कोई भी फैसला किसी धर्म पर आधारित हो। तो इस तरह से यूरोप के जो बदलते हालात थे उसमें तीन तरह के लोग थे, एक कंजर्वेटिव थे, एक रेडिकल थे और दूसरा लिबरल थे, उदारवादी थे। नेक्स्ट है कि इसमें जो इसके हालात बदल रहे थे तो उसमें पेरिस कम्यून का गठन, जो कि मजदूरों कामगारों का प्रथम विशाल संगठन था। औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ कि जब मजदूरों की छटनी होने लगी और मजदूरों पर कहर ढाया जाने लगा तो वहाँ पर मजदूरों का संगठन बनने लगा और ऐसा ही एक संगठन था पेरिस कम्यून। यह संगठन भी समाजवाद की मांग करने लगा और समाज में बराबरी की मांग करने लगा और यह एक विशाल संगठन था जिससे कि यूरोप में परिवर्तन आए। जगह जगह सामाजिक और राजनीतिक क्लबों का निर्माण हुआ
जहां खूब गर्मा गर्म बहसें हुआ करती थी। मतलब कि उस समय की परिस्थितियों पर सामाजिक और राजनीतिक क्लब का निर्माण हुआ, जिसमें बुद्धिजीवी लोग जाते थे, पढ़े लिखे लोग जाते थे, और वहाँ पर उस समय की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था पर खूब बहस होती थी, परिवर्तन पर बातें होती थी कि इस तरह के परिवर्तन होने चाहिए, उस तरह के परिवर्तन होने चाहिए। तो इन सब बातों का प्रभाव भी यूरोप के शासन व्यवस्था और समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करने पर पड़ा। नेक्स्ट है, महिलाएं अब सार्वजनिक जीवन में बड़ी संख्या में आने लगी, और जिस क्रांति में महिलाएं आती हैं उस क्रांति का सफल होना निश्चित माना जाता है। तो इस तरह से वहाँ भी समाजवाद को स्थापित करने वाली जो सभाएं होती थी उन सभाओं में भी महिलाओं की उपस्थिति बढ़ने लगी, जिसके फलस्वरूप यूरोप में समाजवादी विचारधारा पनपने लगा और वृद्धि करने लगा। अब आपके वर्कशीट में कुछ प्रश्न हैं, तो आइए इन प्रश्नों को हम एक एक करके देखते हैं और एक एक करके इनके उत्तर को लिखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि समाजवाद में किन बातों पर विचार किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, समाजवाद में आर्थिक और सामाजिक विषय तथा धन संपत्ति के स्वामित्व और उनके वितरण पर विचार किया जाता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, समाजवाद धन और उत्पादन के साधनों पर क्या विचार प्रकट करता है। तो इसका उत्तर है, समाजवाद के अनुसार धन और उत्पादन के साधनों पर समाज या राज्य का स्वामित्व होना चाहिए, न कि पूंजीपति वर्ग का किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व होना चाहिए। समाजवाद कहता है कि धन और उत्पादन के जितने भी साधन हैं उन सभी साधनों पर राज्य का स्वामित्व होना चाहिए, समाज का स्वामित्व होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रश्न 3, यूरोप में किन किन परिस्थितियों के कारण समाजवाद समर्थक विचार फैले। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा लंबा है, इस प्रश्न के उत्तर को भी हम देख लें। तीसरे प्रश्न का उत्तर है, यूरोप में समाजवाद समर्थित विचार फैलने के निम्नलिखित कारण हैं। पहला ए है, फ्रांसीसी क्रांति से समानता, बंधुत्व और न्याय जैसे विचारों का यूरोप में फैलना, ये समाजवादी विचारधारा का बहुत बड़ा कारण था यूरोप में। और नेक्स्ट है बी है, सामंतवाद का कमजोर होना और नए राष्ट्रों के उदय की भावना। सी है, मजदूरों और पूंजीपतियों में वर्ग संघर्ष बढ़ना। और डी है, नवीन खोजों और व्यापार के विकास से मध्यम वर्ग का तेजी से उदय होना। और ई है, कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजेल, हीगेल जैसे समाजशास्त्रियों का प्रभाव। और ये तीसरे प्रश्न का उत्तर हुआ। अब और दो प्रश्न हैं, आइए उन दोनों को भी देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है, रेडिकल मतलब आमूल परिवर्तनवादी और लिबरल उदारवादी वैचारिक रूप से किस तरह अलग थे। तो इसके उत्तर को देखते हैं। इसका उत्तर है, रेडिकल आमूल चूल परिवर्तनवादी आबादी में बहुमत के आधार पर शासन चाहते थे। ये समाज में कुछ लोगों को मिलने वाली सभी प्रकार के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे। इनके अनुसार संपत्ति केवल कुछ लोगों के पास ही नहीं होनी चाहिए, जबकि दूसरी ओर लिबरल उदारवादी वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। न्यायपालिका द्वारा स्थापित कानूनों से शासन व्यवस्था चाहते थे। शासन धर्म के आधार पर, यहाँ धर्म 2 बार हो गया है, ठीक ना, धर्म के आधार पर न होकर संविधान द्वारा नियंत्रित करने के समर्थक थे। पांचवा और अंतिम प्रश्न है, आपको मजदूरों और पूंजीपतियों के बीच संघर्ष के क्या कारण लगते हैं, संक्षेप में लिखिए। इसका उत्तर है, यूरोप में औद्योगिक क्रांति के कारण मजदूरों की संख्या में भारी बदलाव हुए। बहुत से मशीनों के आने से मजदूरों की छटनी और शोषण प्रारंभ हुआ, जिससे मजदूरों और पूंजीपतियों के बीच वर्ग संघर्ष हुआ। इसका एक कारण यूरोप में कुछ विद्वानों के समाजवादी विचारधारा का प्रसार भी था, जो कि मजदूरों और पूंजीपतियों के बीच संघर्ष का कारण बना। तो इस तरह से आपका जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 22 ये संपन्न हुआ। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।